First of all, we have to study about application of Bernoulli's equation. तो हम लोग लिखेंगे पहले application of Bernoulli's equation, और हम लोग इसको कह सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले में हम लोग लिखेंगे वेंचुरी मीटर, दूसरा हमारा होगा ओरिफिस मीटर, और तीसरा हमारा होगा पिटॉट ट्यूब। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि वेंचुरी मीटर is a device used for measuring the rate of flow through a closed conduct or pipe। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर। सबसे पहले में ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर, बी में लिखेंगे वर्टिकल वेंचुरी मीटर, सी में लिखेंगे इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर। All these venturi meters are arranged according to their position of placement। जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट ए शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट और शॉर्ट कन्वर्जिंग कोन, बी थ्रोट, एंड लास्ट सी लॉन्ग डाइवर्जिंग पार्ट और लॉन्ग डाइवर्जिंग cone। Now let's start about working principle of venturi meter। So we write it is based or it is work on the principle of Bernoulli's equation and continuity equation। अब हम लोग वेंचुरी मीटर का ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्रोट बना रहे हैं, और थ्रोट का जो डायमीटर होता है वो हमेशा जो पाइप का डाया है उसका आधा होता है, या फिर 1/4 टाइम द डायमीटर ऑफ पाइप। अगर ये कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, हम लोग इसका जब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे।
अभी हम लोग डाइवर्जेंट पार्ट बना चुके हैं, अब हम लोग कन्वर्जेंट पार्ट बना रहे हैं। और इसका कन्वर्जेंट पार्ट का जो एंगल होता है वो होता है 21 डिग्री ±2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। और डाइवर्जेंट पार्ट का जो होता है वो 5 डिग्री से 15 डिग्री तक का होता है। ये हमारा डायमीटर ऑफ पाइप है, जो हमारा पाइप जुड़ा हुआ है वेंचुरी मीटर से। सेम साइज़, शायद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन दोनों जो पाइप का डाई वो यूनिफॉर्म है। ये हमारा D1 मान के चलिए, और D1 शायद नहीं दिख रहा है, इधर भी आपका D1 ही है। अब हम लोग कन्वर्जेंट पार्ट पे एक मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो उसका पॉइंट होगा वो हम लोग थ्रोट पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग थ्रोट का डायल लिखते हैं D2, और थ्रोट में जो प्रेशर है उसको हम लोग लिखेंगे P2, और जो हमारा कन्वर्जेंट पार्ट पे जो प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 से। और ये जो हमारा H है वो डिफरेंस बिटवीन द टू लिम्स ऑफ मैनोमीटर है, जो कि हमारा दोनों लिम्ब में जो लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड था उसका जो डिफरेंस होगा वो H होगा। ये हमारा कन्वर्जेंट पार्ट है या फिर कन्वर्जेंट कोन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा थ्रोट, और इधर का हमारा है डाइवर्जेंट कोन। ये हमारा फ्लेंज है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पाइप को कनेक्ट कर रहे हैं वेंचुरी मीटर से। ये यूज़ हम लोग करते हैं ताकि इजीली हम लोग उसको निकाल सकें और लगा सकें। इसको हम फर्स्ट कन्वर्जेंट पार्ट को सेक्शन 1 मान रहे हैं, और इस पार्ट को यानी डाइवर्जेंट पार्ट को सेक्शन 2 मान रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। So in construction part we may write, in convergent cone, because of gradual decrease in diameter there is increased in velocity, which can be checked by continuity equation. As you see on the screen, Q means discharge equals to A1 V1 equals to A2 V2. These A1 V1 at section 1, these are the area and velocity at section 1, and A2 V2 are the corresponding area and velocity at section 2. The increased velocity, that is kinetic energy, is converted into pressure energy. This pressure difference is measured and discharge is calculated. In divergent cone, decrease in pressure is again increased to its original value, and then liquid reaches in pipe. In convergent cone, velocity of fluid increased. This acceleration of fluid flow may be allowed to take place rapidly in relatively small length without resulting in appreciable loss of energy. However, if decrease in velocity of flow in divergent cone is allowed to take place rapidly in a small length, then the flowing fluid will not remain in contact with the boundary of divergent flow passage. Flow will separate from wall and eddies are formed. Generally, length of divergent cone is 2 to 3 times that of convergent cone. For greater accuracy, the measurement of pressure difference, the cross-sectional area of throat is reduced for getting greater pressure difference. But if we reduce throat diameter, pressure will drop
considerably and pressure drop below the vapor pressure, resulting fluid will start vaporizing, which is not desirable. So to avoid cavitation, diameter of throat is kept half to 1 by 4 times the dia of the pipe. If you want to prove the venturimeter, consider a venturimeter fitted in a horizontal pipe through which a fluid is flowing, say water. Let P1 diameter of inlet at section 1, P1 pressure at section 1, V1 velocity at section 1, and A1 or the area at section 1, and P2, V2, E2, D2 are the corresponding values of pressure, velocity, diameter and area at section 2. Now applying Bernoulli's equation at section 1 and 2, we get P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 at section 1 and 2. Now, if the pipe is horizontal, इट मीन्स कि डेटम हमारा सेम है, तो Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g। और हम लोग इसको थोड़ा हम लोग एक तरफ करते हैं, प्रेशर को एक साइड, वेलोसिटी को एक साइड हम लोग करते हैं, तो हमारा इक्वेशन इस तरीके का कुछ बन जाता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो P बाई रो जी होता है वो हमारा हाइट होता है, जो कि हमको हाइड्रोस्टैटिक लॉ से मिला था, P इक्वल्स टू रो जी एच। तो ये हमारा जब देख रहे हैं ये प्रेशर एट 1 एंड 2 हमको दिया हुआ है, तो ये हमको क्या मिल रहा है, इन दोनों का हाइट मिल रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 बाई रो जी इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड 2। तो हम इस h का वैल्यू यानी P1 माइनस P2 बाई रो जी के जगह पे रख देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा h इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g। Now applying Bernoulli's equation, continuity equation, we get Q equals to A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये जो A1 V1 जो है हमारा, वो हमारा सेक्शन 1 और 2 का एरिया वेलोसिटी है। तो हम V1 को लिख सकते हैं A2 V2 बाई A1। तो हमको H का जो दो टर्म्स हम लोग लिखे थे, V2 बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g जो लिखे थे, उसको हमको एक ही फॉर्म में लाना था, इसीलिए हमने ये सब किया। तो जब हम इसको पुट कर देते हैं ऊपर वाले फॉर्म में, तो ये हमारा आ जाएगा V2 स्क्वायर बाई 2g माई ब्रैकेट 1 माइनस A2 बाई A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद मैंने लिखा है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो H बराबर क्या होगा, V2 स्क्वायर बाई 2g A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा,
यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये अगर हम इसको V2 का वैल्यू निकालते हैं V2 स्क्वायर तो हमारा होगा 2GH A1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये हमारा V2 का वैल्यू आ गया जो हम लिख रहे थे। अब हमको देखना है कि V2 का वैल्यू क्या आएगा। तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 2GH अंडर ब्रैकेट A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो जब हम इसका रूट हटाते हैं तो ये हो जाता है √2GH इंटू A1 बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट अंडर। अब हम लोगों को डिस्चार्ज निकालना है तो डिस्चार्ज का हम लोग फार्मूला जानते हैं Q इक्वल्स टू A2 इंटू V2। तो जो हम लोग पहले कर चुके थे A2 और V2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो चुका था, तो हम लोग पुट कर देंगे इसको। V2 का वैल्यू था √2GH इंटू A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और A2 मैंने एरिया लिखा था एट सेक्शन 2। अब हम लोग ये जो डिस्चार्ज निकला इसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और हम लोग ये जानना होगा कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज में क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल डिस्चार्ज इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज जो हम लोग लिखेंगे वो होगा CD इंटू √2GH इंटू A1 इंटू A2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये जो हमारा CD है उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर। and is always less than 1. Take coefficient of discharge CD equals to 0.98 for water. अब ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसमें H का जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग उसका भी कुछ फार्मूला है। तो वैल्यू ऑफ H गिवन बाय डिफरेंशियल मैनोमीटर U-tube डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर। तो हम लोग केस 1 में क्या है, तो इफ़ मैनोमेट्रिक फ्लूइड is heavier than flowing fluid, यानी जो मैनोमीटर में हमारा फ्लूइड है जो मरकरी या फिर जो भी है वो हेवियर है जो पाइप में फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड से, तब हमारा H कैसे निकलेगा। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं H इक्वल्स टू X S H बाई S0 माइनस 1। यहाँ पे SH बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड। ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर। SO इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। हालांकि इसे लाइटर लिक्विड ना बोल करके हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड।
through the pipe. X equals to difference of the heavier liquid column in the U-tube manometer. केस 2, जब हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो लाइटर होगा हमारा फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू द पाइप से, तब हमारा इक्वेशन क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें H इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एस एल बाई एस ज़ीरो। यहाँ पे एस एल कहने का मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। उसी तरह हम लोग केस 3 भी देखेंगे। जब हमारा वेंचुरी मीटर इंक्लाइंड हो और उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो वो हेवियर हो फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू द पाइप से, तब हमारा क्या इक्वेशन बनेगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं H इक्वल्स टू P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इक्वल्स टू एक्स एस एच बाई एस ज़ीरो माइनस 1। यहाँ पे P1 बाई रो जी प्लस Z1 ये हमारा क्या था? हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ से इसका हाइट देख रहे थे, तो H हमारा क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द टू हेड्स, वही हमारा H होता है। तो हम लोग लिख भी दे रहे हैं मैनोमेट्रिक कंटेन्स हैवियर फ्लूइड। जब हम केस 4 की बात करेंगे तो केस 4 में हम देख रहे हैं सेम चीज़ हमको देखना है कि वेंचुरी मीटर इंक्लाइंड है और उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो लाइटर मैनोमेट्रिक फ्लूइड है एज़ कम्पेयर टू फ्लोइंग फ्लूइड से। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके का होगा। H इक्वल्स टू P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2 इक्वल्स टू एक्स एस एल 1 माइनस एस एल बाई एस ज़ीरो। Manometer contain lighter liquid than liquid flowing through the pipe.